दोस्तों, आप सभी का एमवी टीवी पर फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं मथरोटा अनाज मंडी के अंदर हम अपनी एक वीडियो शूट कर रहे थे और किसानों से हमारा उस पर विचार विमर्श हुआ कि भी क्या प्रॉब्लम है, कहाँ दिक्कत है। तो एक बात निकल कर सामने आती है कि भाई किसानों को जो है एक तो रेट अच्छा नहीं मिल रहा है। तो मेरा एक सुझाव है, अगर आप सरकार तक पहुँचाओ इस बात को या सरकार इस बात को माने तो वो सरकार के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन मैं जो मैंने एक निष्कर्ष निकाला है, जो मैंने एक सोचा है, वो अपनी सोच को मैं अपने दर्शकों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर अच्छी लगे तो बताना। दोस्तों, हर गांव के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ इस वक्त तकरीबन लॉस में ही चल रही हैं सभी। मैंने देखा है कि महाराष्ट्र के अंदर भी और राजस्थान के अंदर भी कोऑपरेटिव सोसाइटियों के द्वारा ही किसानों की फसल को खरीदा जाता है, लेकिन हरियाणा में नहीं खरीदा जाता। तो जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ, अगर सरकार चाहे, इनके माध्यम से हर गांव का अनाज कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ खरीदे। जो मनरेगा के तहत लोग हैं गांव के अंदर, जो सरकार या पंचायत उनको पैसा देती है, वो उसमें लेबर का काम उनको मिलेगा। और जो सक्षम के तहत लगे हुए हैं उनको भी उसके अंदर काम करने का अवसर मिलेगा। जो खरीद फरोख्त होगी वो कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ करेंगी। और जो किसान कोऑपरेटिव सोसाइटियों से लोन लेते हैं और वह फिर डिफाल्टर घोषित हो जाते हैं, लोन नहीं भरते, और जब सरकार से डिमांड करते हैं कि भी सरकार आएगी हमारा कर्ज माफ़ करेगी, इस चीज़ से भी छुटकारा मिलेगा। वो कैसे मिलेगा कि भी जब हम आड़ती से या किसी बैंक से कहीं और से पैसा लेते हैं तो बहुत ब्याज पे हमें ज़्यादा ब्याज चुकाना पड़ता है। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ का जो ब्याज है वो बहुत कम है, सभी को पता है। और जब कोऑपरेटिव सोसाइटी से हम पैसा लोन पे लेते हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटी जब किसान की फसल को खरीदेगी तो वो उसी प्रकार जैसे आड़ती के अंदर, आड़ती मंडी के अंदर करते हैं कि मान लीजिए मैंने ब्याज पे पैसा लिया है और मैं अपनी फसल को लेकर अपने आड़ती के पास जाता हूँ, तो किसान आड़ती क्या करता है, मेरी जो इतना भी फसल का पैसा बनता है उसमें से अपना ब्याज काट के बाकी पैसा मुझे देता है। ठीक इसी प्रकार कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ भी कर सकती हैं। जिसने भी किसान ने पैसा लिया है उस पे जितना ब्याज बनता है वो उसमें काट के उसको दे सकती है। इसमें क्या फ़ायदा होगा कि एक तो ब्याज बहुत कम पड़ेगा, जैसे 1 रुपया या 90 पैसे के आसपास या जितना भी पड़ता है वो बहुत कम ब्याज पड़ता है। तो इस तरह से क्या होगा, जो किसान है उसको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ जो लॉस में चल रही है वो प्रॉफिट में आ जाएंगी। फिर दूसरा सबसे बड़ा एक और बात है, सोचने की बात है। देखो, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ कि या किसी के रोजगार छीनने की बात नहीं है कि भी इसने ऐसा भाई हमारे खिलाफ क्यों बोला, ऐसा कोई मैटर नहीं है। लेकिन एक सुझाव है, क्योंकि जो भारत सरकार है, जितने भी जो बिचौलिए फसल खरीदते हैं किसान की, उनको पर क्विंटल के हिसाब से मुझे सुनने में आया है, ये कम ज़्यादा हो सकता है, 38 रुपये भी हो सकता है के आसपास या 48 रुपये के आसपास कमीशन हो सकता है पर क्विंटल के हिसाब से। तो मैं मथरोटा अनाज मंडी की बात करूं तो करीब सीजन में 6 लाख टन के आसपास गेहूं, 6 लाख के आसपास जो है क्विंटल कितना जो है गेहूं यहाँ पे आता है। उसका अगर हम 48 की बजाय 45 रुपये पर क्विंटल पे कमीशन लगाएं तो वो जो पैसा है जो सरकार उन बिचौलियों को देती है, वही पैसा सरकार कोऑपरेटिव सोसाइटी को उस गांव में दे जिस गांव में उसने फसल को खरीदा है। अब वो जो पैसा कमीशन के तौर पे आता है, उस पैसे को कोऑपरेटिव सोसाइटी किसान को ब्याज पे पैसा दे सकती है। अपना जो कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ के जो कर्मचारी हैं उनकी भी तनख्वाह निकलती है और एक बहुत अच्छे प्रॉफिट में हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ आ सकती हैं। मैंने खुद देखा है कोऑपरेटिव सोसाइटियों से हमारे जो किसान भाई हैं वो पहले खाद भी लेते थे, पेस्टिसाइड की दवाइयाँ भी वहीं से मिलती थी। लेकिन अब पता नहीं क्या सिस्टम है, मेरे गांव की भी कोऑपरेटिव सोसाइटी दूसरे वहाँ बैठते हैं, पता नहीं कौन अब लेता है या नहीं लेता है। अब बात आती है रेट की। किसान का अगर रेट बढ़ा दिया जाए, ये भी एक बात है, आप इस पर विचार करना। किसान का अगर गेहूं का रेट बढ़ा दें, फॉर एग्जाम्पल वैसे उदाहरण दे रहा हूँ, अगर 3,000 रुपये क्विंटल कर दिया जाए तो क्या कहेंगे, भाई गेहूं महंगा हो गया, गेहूं ये कर दिया। एक सोचने की बात है, हम बार बार एक ही बात कहते हैं और आप भी सुनते हो और कहते भी हो
कि भारत जो है 70% से ज़्यादा कृषि प्रधान देश है, यानी 70% आबादी कृषि पे आधारित है। अब जो कृषि करते हैं उसमें क्या है, मान लीजिए मैं किसान हूँ, भी मेरे जो बच्चे हैं वो पढ़ लिख के शहरों में रहते हैं, कोई नौकरी करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन उसका जो बेस जुड़ा है वो किसान से जुड़ा हुआ है, उसका खेती से जुड़ा हुआ है, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। तो यानी कि जो 70% लोग हैं वो किसी न किसी रूप से कृषि से जुड़े हुए हैं। तो अगर हमारा रेट बढ़ता है तो 70% लोगों को तो गेहूं खरीदने की जरूरत ही नहीं है, उसके तो खेत में पैदा हो रहा है। बाकी बच गए 30%, तो 30% को सरकार वैसे ही 2 रुपये किलो के हिसाब से अनाज दे रही है। तो बताइए महंगा है किसको पड़ा? किसी को भी नहीं पड़ा। तो एक सोचने की बात है। और मैं चाहता हूँ कि भाई अगर ये कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ हैं इनके बारे में अगर सरकार सोचे, इस पर विचार करे, तो आज जो मंडियों के अंदर कहीं कोई अपनी यूनियन बना के हड़ताल कर रहा है, कहीं किसान के खिलाफ कुछ हो रहा है, कहीं किसान बेचारा दुखी हो रहा है। एक बात और मेरे समझ में आती है कि भाई आप इसको भी सोचना, जब हम बैंकों में अपने किसान क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं तो हमारा अगर सर्कल रेट 12 लाख रुपए हमारी अगर एक एकड़ का अगर है, तो मेरी ये सरकार से प्रार्थना है कि किसान क्रेडिट कार्ड भी कोऑपरेटिव सोसाइटियां ही बनाएं और 60% के आधार पे बनाएं। अगर 12 लाख किले का रेट है तो 6 लाख उसी किसान क्रेडिट कार्ड की 1 किले की लिमिट जरूर बनाएं। उससे क्या होगा, एक तो बैंक का जो ब्याज है क्रेडिट कार्ड को कम पड़ेगा, उसको किसी के पास, किसी बिचौलिए के पास 2 रुपये सैकड़ा या 3 रुपये सैकड़े पैसे उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही किसी किसान को आत्महत्या करने की जरूरत पड़ेगी। कहने का तात्पर्य यही है कि भाई किसान और सरकार चाहे तो किसान का भला हो सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटियों को दोबारा से जीवित किया जा सकता है जो मुनाफे में चल सकती हैं। बाकी आप लोग समझदार हैं। नमस्कार, जय हिंद।